गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम आज उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंधित विभिन्न प्रावधानों को समझ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षाओं में हमारे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की योग्यता तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को समझा था। उसमें हमने स्पष्ट किया था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो कुल न्यायाधीश हैं उनकी संख्या वर्तमान में 34 है। मूल संविधान में 7 + 1 8 थी और वर्तमान में 34 है। फिर हमने न्यायाधीशों के पद की योग्यता को समझा। उसके बाद में हमने स्पष्ट किया था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। उसमें हमने ये प्रक्रिया को समझा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोई चुनाव नहीं होता, कोई मनोनिर्णय होता है, बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य न्यायाधीशों के साथ मिलकर एक कॉलेजियम का निर्माण किया जाता है, एक मंडल का निर्माण किया जाता है। और वो कॉलेजियम ही सिफारिश करता है कि इस सुप्रीम कोर्ट में किसको भावी न्यायाधीश बनाना है। ठीक है, ध्यान रखना, इस कॉलेजियम में कोई बहुमत से निर्णय नहीं लिए जाते हैं। सभी निर्णय आम सहमति से निर्णय लिए जाते हैं और जिसकी भी जो भी सलाह देता है, मशवरा देता है, परामर्श देता है, वो लिखित में होनी चाहिए। और इस प्रकार से ये कार्यपालिका को भेजा जाता है। कार्यपालिका फिर राष्ट्रपति को भेजते हैं और राष्ट्रपति किसी जज के नियुक्ति का आदेश जारी करते हैं। फिर हमने ये समझा था कि जिस जज को नियुक्त किया गया है उसको जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, हमारे संविधान की 3री अनुसूची में जो लिखित है उस प्रतिज्ञा, उस शपथ को ही वो अपने समक्ष अर्थात राष्ट्रपति अपने समक्ष उसको शपथ ग्रहण करवाते हैं। यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। ठीक है, अब आज की कक्षा में आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए आयु सीमा का जो निर्धारण किया गया है वो क्या है। देखिए, हम सभी को पता है कि हमारे उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी आयु सीमा, जो उनके सेवानिवृत्ति की आयु है वो 65 वर्ष है। अर्थात अपने पद से सेवानिवृत्त होते हैं वो 65 वर्ष की आयु में हो जाते हैं। जिस किसी भी जज की आयु, न्यायाधीश की आयु 65 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो फिर वो अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाता है। ये तो ठीक है, ये बात तो स्पष्ट हो गई जिसका संविधान में उल्लेख किया था। लेकिन एक बात सोचो डियर स्टूडेंट कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कोई निर्धारित आयु है क्या, कि भाई इतनी आयु होने पर ही सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सके? यहाँ पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अच्छे ढंग से समझना है आपको कि भारत के संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि कोई जज कितने वर्ष की आयु प्राप्त करेगा तब वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। ये जरूर है कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर उसको सेवानिवृत्ति प्रदान की जाएगी, लेकिन कितनी आयु का होगा तब सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, ऐसा उल्लेख नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना। लेकिन कुछ परिपाटी बनी हुई है, कुछ परंपरा बनी हुई है कि लगभग 55 वर्ष की आयु हो जाती है या 55 वर्ष की आयु के बाद ही किसी भी व्यक्ति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में उसको जज बनाया जा सकेगा। 55 वर्ष से नीचे की आयु को आमतौर पे जज नहीं बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन जिस समय वो मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उस समय इनकी अनुशंसा हो गई थी कि इनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाए। जिस समय अनुशंसा हुई थी वो 53 ईयर्स के थे, लेकिन 55 साल के नहीं हुए थे तो उनको 2 साल वेट करना पड़ा। जो 55 साल के हुए तब वो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए गए। तो लगभग आमतौर पे ये परिपाटी बनी हुई है कि 55 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को ही सुप्रीम कोर्ट में जज बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ये कोई संवैधानिक नहीं है, इसका कोई उल्लेख नहीं है कि भाई 55 वर्ष होने पर ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तो खैर आपको मैंने जानकारी के लिए बात बताई है। आपको याद यही रखना है कि भारत का जो सर्वोच्च अदालत है
सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद से वो अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। बात स्पष्ट हुई। एक ये है कि किसी भी न्यायाधीश के पद की रिक्ति यानी पद समाप्त कैसे होता है। पद की रिक्ति यानी रिक्ति मतलब खाली, कि किसी भी न्यायाधीश का पद खाली कैसे होता है, इस बात को आज अच्छे से समझना है हमको। तो देखिए, उसके लिए पहला ये है कि यदि न्यायाधीश की आयु 65 वर्ष पूर्ण हो जाए, 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाए तो वो स्वैच्छिक रूप से फिर सेवानिवृत्त हो ही जाते, बिल्कुल हो जाते। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, बड़े इज्जत सम्मान के साथ सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, यदि उनकी आयु 65 वर्ष हो जाए तो फिर वो सेवानिवृत्त हो ही जाते हैं। यहाँ फिर पद की रिक्ति तब मानी जाती है कि उनकी समय से पहले 65 वर्ष से पहले उनकी मृत्यु हो जाए, असामयिक मृत्यु हो जाए, तो भी पद खाली होगा, तो भी पद खाली हो जाएगा। मृत्यु होने पर तो स्वाभाविक है तय कि पद खाली हो जाएगा। तीसरा है कि यदि समय से पहले अपनी सेवानिवृत्ति की आयु से पहले ही राष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र दे दे, वो अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र दे दे कि मुझे न्यायाधीश के पद पर काम नहीं करना, त्याग पत्र दे दे। ये 3 कंडीशन है कि यदि न्यायाधीश की आयु 65 वर्ष हो जाए, यदि उसकी असामयिक मृत्यु हो जाए, यदि राष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र दे दे। इन 3 प्रकार से पद समय से पहले खाली हो जाते हैं। लेकिन एक और कंडीशन है, एक और शर्त है कि उसको समय से पहले पद खाली माना जाता है। वो कैसे है? वो ये है कि यदि न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटा दिया जाए। ये बहुत गलत होता है, कलंक होता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऐसा करना पड़ता है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। क्या है कि यदि न्यायाधीश को साबित कदाचार यानी इस पर ऐसा कोई अव्यवहार या अभद्रता या संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण, ऐसा कोई उस पर आरोप साबित हो जाए या असमर्थता के आधार पर उसको पद से समय से पूर्व हटाया जा सकता है। अब आप समझ गए कि इन 4 तरीके से किसी भी न्यायाधीश को समय से पहले मतलब उसकी पद की रिक्ति मानी जाती है, इन 4 शर्त के आधार पर। यदि उसकी आयु 65 वर्ष हो जाए, यदि उसकी असामयिक मृत्यु हो जाए, यदि राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे दें। लेकिन जो चौथा है वो यदि न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटा दिया जाए। बात स्पष्ट है। अब हम ये समझेंगे कि चौथा जो पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जाए तो कैसे हटाया जाए, किस प्रक्रिया से हटाया जाता है, क्या तरीका होता है, इसको हमें समझना बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको समझते हैं। देखो कि न्यायाधीश ने अगर हमारे संविधान का अतिक्रमण किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, भ्रष्टाचार किया है या वो कार्य करने में असमर्थ है, तो इस आधार पर उसको समय से पहले हटा दिया जाता है। उसको फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनने का कोई अधिकार, पद पर काम करने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो क्या है प्रक्रिया? देखिए, न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बात स्पष्ट होगी कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जस्टिस को पद से हटाना है तो ये प्रक्रिया कहाँ से शुरुआत होती है? हमारे सदन से, हमारी संसद से, हमारी पार्लियामेंट हटाती है समय से पहले उनको हटाना है। तो एक प्रकार से इसको अपन उपयुक्त तो नहीं है क्योंकि महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए आता है, लेकिन प्रक्रिया लगभग वैसी है, इसलिए इसको महाभियोग भी अपन आमतौर पर प्रयोग में कर सकते हैं, लेकिन लिखित में संविधान में यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को हटाने के लिए शब्द महाभियोग प्रयोग नहीं किया है, लेकिन प्रक्रिया राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है ऐसी इसलिए व्यवहार में आमतौर पे इसको महाभियोग की प्रक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो कि इसको अगर हटाना है तो ये प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अर्थात शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। लोकसभा से आया है तो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा से आया है तो लोकसभा में जाएगा। दोनों में से कहीं से भी शुरुआत हुई है, दोनों ही मिलकर करेंगे। बात स्पष्ट हो रही है। फिर देखो आगे क्या होता है। अगर लोकसभा से शुरुआत हो रही है तो लोकसभा के 100 सदस्य हैं और राज्यसभा से शुरुआत हो रही है तो राज्यसभा के 50 सदस्य। राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र
यानी राष्ट्रपति को एक संबोधित पत्र जिस पर लोकसभा से 100 सदस्य होंगे और राज्यसभा से 50 सदस्य, उस संबोधित पत्र पर संबंधित सदन के स्पीकर या सभापति को देते हैं। यानी अगर लोकसभा से हैं तो लोकसभा के 100 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करके लोकसभा के जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, उनको देते हैं, या राज्यसभा से हैं तो राज्यसभा के 50 सदस्य अपने जो सदन के जो सभापति हैं अर्थात उपराष्ट्रपति हमारे, उनको देते हैं। ठीक है। अब स्पीकर अर्थात लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा जो प्रस्ताव है वो स्वीकार भी किया जा सकता है और अस्वीकार भी किया जा सकता है। अब इन सदस्यों ने मिलकर जो दिया तो है राष्ट्रपति को संबोधित करके, इन दोनों सदन के जो पीठासीन अधिकार हैं इनको, अब देने के बाद में ये है कि वो स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। ठीक है। अस्वीकार हो गया तो खत्म और स्वीकार हो गया तो आगे कार्रवाई। ठीक है। तो देखिए, यदि अगर स्वीकार कर लिया तो तुरंत प्रभाव से एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, अतः एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में या इस समिति में एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी इस 3 सदस्यीय कमेटी में एक सदस्य या तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, या फिर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो मतलब अगर उसके खिलाफ है तो कोई अन्य न्यायाधीश। बात समझ गए? मुख्य न्यायाधीश तो होंगे, लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश को हटाना है तो फिर मुख्य न्यायाधीश वो न रहकर कोई दूसरा वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश। और तीसरा, एक पारंगत विधिवेत्ता, एक पारंगत विधिवेत्ता। ये 3 सदस्यीय कमेटी मिलकर ये जांच करेगी, ये अनुसंधान करेगी, ये सत्य अन्वेषण करेगी कि क्या जो आरोप उक्त न्यायाधीश पर लगाए हैं वो वास्तव में उस कदाचार का दोषी है या नहीं। बात स्पष्ट हो रही है कि अगर ये तीनों सदस्य मिलकर जांच कर रहे हैं कि जिस न्यायाधीश पर जो आरोप लगाए हैं सदन में, क्या वास्तव में वाकई सत्य है या नहीं है। यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न्यायाधीश न तो कदाचार का दोषी है और नहीं असमर्थ, तो प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। यह कमेटी देखती है कि जिस न्यायाधीश पर जो आरोप लगाए हैं वास्तव में झूठे हैं, बेबुनियाद है, उसने ऐसा कोई कदाचार का उस पर दोषारोपण नहीं है, या उसने ऐसा कुछ सिद्ध नहीं होता है कि उसने कोई संविधान का उल्लंघन किया, अतिक्रमण किया है, ऐसा कोई आरोप उस पर सत्य सिद्ध हो रहा हो, तो फिर वह प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। और यदि दोषी पाया गया, वास्तव में लगा कि हाँ इसने ये काम किया है, दोषी पाया जाता है, तो समिति की रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाता है। इसको कहाँ पेश की जाती है? सदन में पेश की जाती है। और सदन में इस रिपोर्ट को पेश करने के बाद में उसके खिलाफ प्रस्ताव शुरू हो जाता है। उसके खिलाफ प्रस्ताव शुरू हो जाता है। किसके खिलाफ? उस न्यायाधीश के खिलाफ, उसके खिलाफ ये आरोप लाया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, मैंने आपको पूर्व में बताया था, एक साधारण बहुमत होता है, एक विशेष बहुमत होता है। तो यहाँ पर अगर न्यायाधीश को पद से हटाना है तो विशेष बहुमत की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। किससे? विशेष बहुमत की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो देखो, ये जब सदन में प्रस्ताव पेश किया जाएगा तो सदन की कुल संख्या के बहुमत, यानी कुल संख्या का आधे से अधिक सदस्य होंगे उस दिन ये पेश किया जाएगा। लेकिन जब मतदान करने वाले होंगे उस दिन सदस्यों के 2/3 बहुमत अर्थात विशेष बहुमत द्वारा ही पारित होना चाहिए। दोनों सदन से अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से पारित होने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति अपने पास आते ही उस न्यायाधीश को पद से हटाए जाने का आदेश तुरंत प्रभाव से जारी करते हैं। और आदेश जारी होते ही न्यायाधीश का पद रिक्त माना जाता है। बात स्पष्ट समझ में आई कि मैं पुनः एक बार स्मरण करा रहा हूँ
कि न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा दोनों से कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। अगर लोकसभा से शुरुआत हुई तो 100 सदस्य, राज्यसभा से हैं तो 50 सदस्य। राष्ट्रपति को संबोधित पत्र जिसमें सदन के जो स्पीकर हैं या सभापति उसको देते हैं। सब स्पीकर या सभापति द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, और यदि स्वीकार कर लिया गया है तो एक 3 सदस्यीय कमेटी का निर्माण करते हैं। उस 3 सदस्यीय कमेटी में एक भारत के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, एक किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और तीसरा कोई पारंगत विधिवेत्ता। ये 3 सदस्य मिलकर ये जाँच करेंगे कि उक्त न्यायाधीश पर जो आरोप लगाए हैं वो वास्तव में दोषी है या नहीं है। ये पूरा अनुसंधान करेंगे। यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि न्यायाधीश न तो कदाचार का आरोपी है और न ही असमर्थ है तो वह प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि दोषी पाया जाता है तो समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की जाती है और प्रस्ताव शुरू हो जाता है। और यदि प्रस्ताव शुरू हो जाता है तो उसको फिर दोनों सदन से कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित तो मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, अर्थात विशेष बहुमत से वो पारित होना चाहिए। पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तथा राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाए जाने का आदेश जारी करते हैं। इस प्रकार से समझते हैं कि किसी भी न्यायाधीश को पद से पूर्व हटाया जा सकता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, अब एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अब तक भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में केवल एक बार ऐसा हो चुका है। वी रामास्वामी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, उनके खिलाफ ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। राज्यसभा से जरूर पास हो गई, लेकिन लोकसभा में अपेक्षित बहुमत नहीं मिल पाने के कारण वो प्रस्ताव गिर गया, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और वी रामास्वामी बच गए। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाए तो आपको नाम ध्यान रखना है वी रामास्वामी का। ये बात स्पष्ट हो गई। ये है समय से पहले किसी भी किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाना हो तो ये प्रक्रिया। ठीक, अगली बात है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की कोई ब्रांच नहीं है, कोई शाखा नहीं है। हमारा सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत का एक ही है। प्रधान पीठ, मुख्य पीठ को वो नई दिल्ली में स्थित है। इसलिए आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है। एक कंसेप्ट है तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश अर्थात अस्थायी, टेम्परेरी न्यायाधीश, जस्टिस। समझ गया? ये क्या होता है समझो आप। देखो, जब उच्चतम न्यायालय में क्वारम या गणपूर्ति का अभाव हो, कहने का तात्पर्य अगर पूर्ण संख्या हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की नहीं है, तब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, और वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ऐसा होना चाहिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की योग्यता को पूर्ण कर रखता हो, यानी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की जो योग्यता है उसको पूर्ण रखता हो या पूर्ण योग्यता उसके पास हो। ऐसे जज की नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही करते हैं। बात समझ में आई? ये तब तक रहेगा जब तक पूर्ण गणपूर्ति या क्वारम सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाता है, तब तक। ठीक है, लेकिन जब तक ये अपने पद पर काम करता रहेगा तब तक उसको भारत के सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की जो प्री उपलब्धियाँ या फिर जो उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं उतनी वेतन सुविधाएं प्राप्त उनको होती रहेगी। ये कहलाता है तदर्थ न्यायाधीश। बात स्पष्ट हुई? टेम्परेरी, अस्थायी न्यायाधीश। तो ये था हमारे सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में संपूर्ण प्रावधान, सब कुछ जो हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है उसका पूरा आपके सामने समक्ष